नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, कल हम फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 के बारे में बात किए थे। आज हम उसके आगे के आर्टिकल्स देखेंगे, बाकी के आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स में बचे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो उसके बाद बचा आर्टिकल 18 तक पढ़ाया था हमने, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब आएगा राइट टू फ्रीडम। वो राइट इक्वलिटी थी, ये राइट टू फ्रीडम है। इसमें आर्टिकल 19 से 22 के बारे में हम बातें करेंगे। आर्टिकल 19 क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर शुरुआत में 7 फ्रीडम्स दिए गए थे, 7। ठीक है, 7 फ्रीडम्स दिए गए थे हम लोगों को। ठीक है, कि और उनको कहा गया था 1A B C D ऐसे करके G तक, यानी A से G तक हमें 7 फ्रीडम दिए गए थे दोस्तों। तो उसमें देख लीजिए पहला क्या कहता है। पहला कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी से आया दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस। कहीं संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी से लिया गया है, माना गया है। दूसरा आपका है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं और बिना हथियारों के। ठीक है दोस्तों, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है, पब्लिक लैंड होना चाहिए। देखिए, ये सब डायरेक्ट संविधान में नहीं है और आपको खोजेंगे तब मिलेगा। मैं बता दे रहा हूँ, पब्लिक लैंड पे ही होना चाहिए और परमिशन आपकी होनी चाहिए पहले से, पर प्रायर परमिशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे अभी आप देख रहे थे ना कि अभी ये CA के विरोध में हो रहा था, तो ये कहीं भी बैठ गए, प्राइवेट लैंड पे नहीं बैठ सकते, पब्लिक लैंड पे बैठेंगे। परमिशन नहीं ली वहाँ पे, तो वहाँ के DM ने वहाँ पे रैली नहीं होने दी, चाहे कुछ होने नहीं दिया, तो प्रायर परमिशन ज़रूरी होता है दोस्तों। तीसरा है कि आप कहीं भी यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यार ये तो बेसिक है। कभी भी आप किसी जगह जॉब करने जाओगे, वहाँ पे भी एसोसिएशन बना लेते हैं, उसका भी यूनियन होता है। बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन होता है। ठीक है, तो यूनियन किसी भी फैक्ट्री का यूनियन होता है, तो यूनियन आप बना सकते हैं। उसके बाद आपका D जो आता है, आप भारत की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं दोस्तों। कोई पाबंदी नहीं है आपके अंदर कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, यहीं पे मैं बताते चल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको एज सच कहीं नहीं मिलेगा। इनर लाइन परमिट, ध्यान से देखिएगा, इनर लाइन परमिट। ये 4 प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 4 प्रदेश हैं जहाँ पर इनर लाइन परमिट होती है। यानी कि यहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ के DM कह लीजिए या वहाँ का कोई किसी विभाग से आपको स्पेशल मतलब इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम वहाँ जाएंगे। ये कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए दोस्तों, और कोई इसका रीज़न नहीं है। मणिपुर अभी हाल ही में ऐड किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मणिपुर अभी हाल ही में ऐड किया है, बाकी के ये 3 तो पहले थे। इनर लाइन परमिट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका D वाला पार्ट हो गया। E में क्या है कि आप भारत के किसी भी जगह पे रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं वहाँ पर। जैसे बिहार का कोई बंदा आके दिल्ली में रह गया, यहाँ पे नौकरी वोकरी की, यहीं सेटल हो गया, यहाँ मकान खरीद सकते हैं ना। कहीं भी दिल्ली, वैसे भी लोग कहते हैं कि दिल्ली का कोई है नहीं, सब बाहर ही बसे हुए हैं। यहाँ पे बाहर से आके लोग नौकरी करते हैं, कैपिटल में रहते हैं, यहीं पे मकान खरीद लेते हैं। तो आप कहीं भी डिसाइड कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कोई मना नहीं कर सकता। अगर रिस्ट्रिक्शन लगेगा दोस्तों तो वही है कि शेड्यूल ट्राइब को बचाना है हमको, किसी एरिया के वहाँ के कल्चर को बचाना है, इस वजह से हम वहाँ पे मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। F क्या था दोस्तों, आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसको मैंने बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एबॉलिश कर दिया गया, वैसे इसको भी एबॉलिश कर दिया गया है। आप कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, उसके लिए अब लीगल राइट हो गया, फंडामेंटल नहीं बचा है दोस्तों। और G वाला है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाने का प्रोफेशन अपना लिया हूँ,
ठीक है। इससे आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी आप दुकान खोल सकते हैं, आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। जैसे आता है कि अगर आप इसमें बीटेक हैं, चाहे इसमें बीकॉम है या बीए है, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं या यही जॉब ले सकते हैं। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ थी आपका आर्टिकल 19 में। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इनर लाइन परमिट वाला देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 दोस्तों, आर्टिकल 20 थोड़ा समझिएगा। आर्टिकल 20 क्या है कि मतलब किसी ने कोई कन्विक्शन मतलब किसी के ऊपर कोई चार्ज लग गया है या उसको मुजरिम दिया मतलब बनाया गया है, तो उसके खिलाफ वो कैसे प्रोटेक्शन पा सकता है कोई बंदा। उसके लिए भी दो हैं, देखिए दोस्तों, कि आप सिविल के लिए नहीं, क्रिमिनल वाले के लिए होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें जो रूल है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि कोई भी, जैसे आज मैंने कोई लॉ बनाया, कोई लेजिस्लेशन बनाया, ठीक है दोस्तों, और लागू आज से न करके उसको मैंने 2 साल पहले से लागू कर दिया, उसके चक्कर में कोई 1 साल पहले क्राइम किया तो उसको जेल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो काम नहीं करता क्रिमिनल वाले में, सिविल वाले में करता है। जैसे टैक्सेशन रिट्रोस्पेक्टिव होता है, आज हम कोई लॉ पास के टैक्स का और कहने 1 साल पहले से लागू होगा तो वो होता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्रिमिनल केसेस में जिस दिन से लॉ रहेगा उसी दिन से उसको सज़ा मिलेगी, उससे पहले के किए हुए सज़ा नहीं मिलती है उस लॉ के अंदर, अगर उसको गलती होगी तो, ठीक है। दूसरा होता है डबल जियोपार्डी दोस्तों, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या होता है दोस्तों? डबल जियोपार्डी मतलब हुआ कि किसी भी एक क्राइम की आपको 2 सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। 2 सज़ा नहीं मिल सकती किसी भी एक क्राइम के, लेकिन अब लेकिन ये जो डबल जियोपार्डी वाला है ना, ये सिर्फ जुडिशियल मैटर्स में होता है। ये नहीं कि आपके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चल रही है, वहाँ से आपको निकाल दिया गया, पता चला जुडिशरी ने भी आपको जेल दे दी तो आप कहिए कि हमें 2-2 सज़ा मिल गई, ऐसा नहीं होता। ये जुडिशियल नेचर में होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट ट्रिब्यूनल जो होते हैं, अगर उनके वहाँ पे एक चीज़ की 2 सज़ा आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरा होता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। मतलब पिक्चरों में देखते हैं ना हम कि किसी को जेल के अंदर भर के पुलिस वाले इतना मारते हैं उस वक्त कहते हैं उसके खिलाफ ही उसको गवाही दिलवा देते हैं, ऐसा नहीं करवा सकते, ठीक है। जो भी कन्विक्टेड आदमी है, जिसको मतलब कन्विक्शन होने के चार्जेस लगाए गए हैं, उसके साथ आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही मतलब अपने खिलाफ ही आपको एविडेंस दे, ठीक है। अगर आप सर्च करते हैं कुछ पाते हैं तो वो चीज़ अलग होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 20 था। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 21। ये जो 3 पॉइंट लिखे ना, ये 3 पॉइंट मेन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, बाद के बने हुए ये रूल, 2 सज़ा नहीं मिल सकती, और किसी को ज़बरदस्ती हम कह नहीं सकते कि भैया तुम मानो ये सब चीज़ें, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 21 में जैसे मैं बात करता प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात कुछ है, वो समझिए। मतलब जो साल बीतते गए, कुछ चीज़ें बीतती गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत बड़ा मतलब निकाल दिया। आर्टिकल 21 समझ लीजिए सबसे मेन आर्टिकल हो चुका है इस समय फंडामेंटल राइट्स में। इससे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें मतलब निचोड़ के निकाली हैं, जो कि संविधान में डायरेक्टली लिखी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बताया है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लिखा हुआ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो वो गोपालन केस याद है दोस्तों? याद है कल मैंने बताया था एक ही गोपालन केस वैसे स्टेट ऑफ मद्रास 1950। चलिए देख लीजिएगा पीछे वाला, क्यों बताया था मैंने, किस चीज़ से रिलेटेड है एक ही गोपालन केस। तो एक ही गोपालन केस यहाँ पे भी था दोस्तों। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चीज़ चाहिए
जैसा पार्लियामेंट लॉ मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे, कोई लॉ बना हुआ है, उसके जो प्रोसीजर है, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यानी अगर हम लॉ द्वारा बनाए गए प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे तभी हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी मिलेगी, ऐसा बोला गोपालन केस में। बहुत ही नैरो उस समय इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इन्फ्रेंस निकाला था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन किया इसका। उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं है, लाइफ एंड लिबर्टी लिखी हुई है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो आप मान लीजिए पार्लियामेंट है वो कुछ भी ऐसा लॉ बना दे जिससे कि लाइफ एंड लिबर्टी लोगों की छिन जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पे मनी मन चाहे इन्फ्रेंस निकाल के उन्होंने वही अमेरिकन वाला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ला लिया। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, ये भी चेक होगा कि जो लॉ बन रहा है वो रीजनेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लॉ जानबूझ के बनाया इसीलिए जा रहा है कि लाइफ एंड लिबर्टी छीन ली जाए। ठीक है दोस्तों, बस यही सी चीज़ थी कि, और ये जो ड्यू प्रोसेस वाला लॉ है मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाला इन्होंने AK गोपालन केस में इसको इंटरप्रिटेशन दी थी। लेकिन ये ड्यू प्रोसेस वाला, ये मेनका गांधी केस 1978, मेनका गांधी केस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे इन्फ्रेंस क्या क्या निकाला है, राइट टू प्राइवेसी, जो आजकल यूथेनेसिया की बात करते हैं, मतलब भाई किसी की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो मतलब मृत्यु चाहता है, यूथेनेसिया कहते हैं उसको। तो यूथेनेसिया भी एक्टिव है, यूथेनेसिया पैसिव यूथेनेसिया दो होते हैं, बताएंगे आपको बाद में कभी मौका मिला तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, हमें मरना है तो इसी से, ठीक है। राइट टू शेल्टर होना चाहिए, क्रूएल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, आप किसी को मतलब नौकरी से ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, उसको वेजेस नहीं दे सकते हैं, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए रहने के लिए। ये सारी चीज़ें इसी से निकली हैं, आर्टिकल 21 से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल बन गया है, मतलब कुछ भी करना है तो आर्टिकल 21 में आप चले जाइए। जैसे पेपर वेपर में कभी आएगा ना, तो बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, आपको ना समझ में आएगी ये वाला किस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट निकाला, तो आर्टिकल 21 मार दीजिएगा, 90% केसेस में सही होने की चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 21 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब दोस्तों देखिए आर्टिकल 21 में क्या था कि देखिए अमेंडमेंट किया गया 86 अमेंडमेंट में, उसमें कहा गया कि भैया राइट टू एजुकेशन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट बनाना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल 21A ले आया गया। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, और ये केस याद करिए दोस्तों, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केस से फंडामेंटल राइट बनाया गया, उन्नी कृष्णन केस से। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा। आर्टिकल 45 भी यही कहता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आगे पढ़ाएंगे। अब उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, आर्टिकल 51A ऐड कर दिया गया है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तीनों एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आर्टिकल 22 की बातें करते हैं। आर्टिकल 22 अब क्या है दोस्तों, अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपको पकड़ लिया गया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कहा है कि मतलब बिना इन्फॉर्म किए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास ले ही जाना है। ध्यान दीजिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास। इसमें लेकिन जर्नी टाइम को हटा देते हैं और हॉलीडेज़ को हटा देते हैं कि आने जाने में कितना टाइम लगेगा उसको 24 घंटे में नहीं गिनते हैं, और अगर छुट्टी पड़ गई मान लीजिए तो तब नहीं गिनते हैं। ठीक है, और जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया दोस्तों, उसको डिफेंड करने का या उसको कोई ना कोई वकील देने का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि आप उसको मना कर सकते हैं, आप उसको वकील देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन वही है कि ये एनिमी एलियन को नहीं देते हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ एलियंस को कौन सा देते हैं कौन सा नहीं देते हैं, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है,
और इसमें दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों, ये आर्टिकल 22 का पहला पार्ट था। पहला पार्ट क्या था दोस्तों, आप बिना इन्फॉर्म के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है और उसको लीगल प्रैक्टिशनर या तो वकील वकील देना होता है। और दूसरा पार्ट क्या है कि आप मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको जेल में रखना है तो एक एडवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी, वो सलाह देगा, तब जाके आप उसको 3 महीने और जो 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं। और जो एडवाइजरी बॉडी होगी दोस्तों वो पूरी जुडिशियल ही होगी, ये नहीं कि किसी को भी रख लिया उस एडवाइजरी बॉडी में। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। तो और मैं बता दूं इसके अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक प्यूनिटिव, लिख दे रहा हूँ मैं, प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव। इसमें क्या है, इसमें आप जो कर्म कर चुके हैं, जो मतलब क्राइम कर चुके हैं, उसके लिए सज़ा मिलती है। इसमें सरकार इसलिए आपको अरेस्ट करती है प्रिवेंटिव वाले में कि मान लीजिए आगे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप क्राइम कर दें, इस वजह से आपको पहले अरेस्ट कर लेती है। ठीक है दोस्तों, ये प्यूनिटिव प्रिवेंटिव। जो इसी पे आप टाडा सुने हैं, टाडा जिसमें संजय दत्त को जेल हुई थी, टाडा हुआ, पोटा हुआ, ठीक है, मीसा हुआ, मकोका हुआ, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्ट, ये सारे यही मतलब है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले सब चीज़ें हैं आर्टिकल 22 से। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23-24 में कुछ नहीं है, बस सावधानी समझ लीजिए दोस्तों। देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब ट्रैफिकिंग मना है, ह्यूमन बीइंग्स में ट्रैफिकिंग मना है, यानी एनिमल्स में कर सकते हैं। चलिए उसके लिए भी अलग अलग रूल बने हुए हैं, साइट्स है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके तो नहीं कर सकते, किसी का कर सकते हैं, सबका नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब उनको एक गुड्स की तरह बेचना, आदमी को, औरत को, बच्चों को गुड्स की तरह बेचना। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑर्गन का जो ट्रेड करते हैं वो भी आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है। ऑर्गन ट्रेड हुआ, ऑर्गन ट्रेड, सेक्स ट्रेड हुआ, ये सब आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है। ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते। फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते दोस्तों, इसी के अंदर आता है। आप फोर्स्ड लेबर, बेगारी, मतलब बेगारी ज़बरदस्ती आप किसी को बंधक बना के उससे लेबर मतलब काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कोई लेबर है तो उसका मन नहीं है, भले आप उसको पैसा दे रहे हैं, ये भी नहीं करा सकते। मन पहले ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, आप मतलब मिनिमम वेज से भी कम पैसा दे रहे हैं, ये भी गलत है। और अगर काम कर लिया उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ये भी गलत है। ये सारे फोर्स्ड लेबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 दोस्तों, इसमें था कि इसमें था क्या, इसमें है कि 14 साल से कम बच्चे, 14 चिल्ड्रन, लेस देन 14 वाले जो चिल्ड्रन हैं उनको कहीं भी आप हजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ये था। ठीक है, लेकिन कैबिनेट 2012 में, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 2012 में कैबिनेट ने कहा है कि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में, हजार्डस ही नहीं, किसी प्रकार इंडस्ट्रीज़ में ये नहीं किया जाएगा, मतलब बच्चों से काम नहीं कराना है। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्चुअली वही है। आर्टिकल 25 से 28 है, आर्टिकल 25 से 28। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आर्टिकल 25 में किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी इंसान को फ्रीडम है कि वो कोई भी चीज़ प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे, किसी भी रिलीजन को, उसको माने, उसकी चीज़ों को बताए, समझ आए, प्रैक्टिस करे, जितने भी उसके चीज़ें होती हैं, मतलब धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रैक्टिस करे। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब इनर सेल्फ, आपका अंदर का क्या कहता है उसको फॉलो करे। ठीक है, ये आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये कहता है कि आर्टिकल 26 कहता है दोस्तों कि आपका मतलब डिनोमिनेशन होने चाहिए। डिनोमिनेशन मतलब जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं ना दोस्तों,
वक्फ बोर्ड होता है, चाहे आपका वो ये रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये आर्टिकल 26 के तहत अपना पावर पाते हैं कि इनके अंदर भी पावर होता है कि ये मतलब प्रोफेस करें, उसको आगे बढ़ाएं, ये करें। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर ये हो गया कि ये है इंडिविजुअल के लिए आर्टिकल 25, ठीक है। ये कलेक्टिव मतलब किसी पूरे एक मतलब सेक्ट के लिए हो गया, समझ लीजिए, ये एक आदमी के लिए होता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, मतलब किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए सरकार जो टैक्स लेती है ना हमसे, वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए वो पैसा नहीं लगा सकती है, समझ गए? ये कहता है आर्टिकल 27 कि सरकार जो हमसे टैक्स लेती है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसा नहीं लगा सकती है, ठीक है, यही है। और उसमें एक चीज़ और आ जाता है दोस्तों, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है या जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है, गवर्नमेंट एडेड है, वहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स नहीं होंगी, ये आर्टिकल 28 कहता है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के लिए कंसाइंस मतलब इनर कंसाइंस से किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रैक्टिस में ला सकता है, उसको प्रीच कर सकता है। ये आर्टिकल 26 कलेक्टिव होता है, पूरा मतलब उनका डिनोमिनेशन होगा, वक्फ बोर्ड हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ, और आपका ये हिंदुओं में भी होता है, शिया वक्फ बोर्ड सुना होगा आपने। इस तरह आर्टिकल 27 आपको मैंने बता ही दिया। आर्टिकल 27 मतलब टैक्स का आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी रिलीजन का बढ़ावा करने के लिए। आर्टिकल 28 कहता है अगर मतलब कोई स्कूल है, चाहे रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट द्वारा है, तो वहाँ पे रिलीजियस चीज़ें इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, वहाँ रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा किसी रिलीजियस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब आता है दोस्त कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30, 29-30, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि मतलब सिटीजन्स के कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है दोस्तों, वो कहीं पे भी रहते हैं जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, मतलब स्क्रिप्ट उनकी दूसरी है, मतलब लिखने की स्क्रिप्ट होती है ना, लिपि, वो दूसरी है, उनका अलग कल्चर है, लैंग्वेज है, तो उनको उसको कंजर्व करने का राइट है, वो उसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल 29 में ही कहा गया है, 29 में कहा गया है दोस्तों कि उनको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिनाई नहीं किया जा सकता है। किस बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता? देखिए आर्टिकल 14, 15, 16 याद है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। तो जैसे आपसे कभी पूछ ले कि किस आर्टिकल में ऐसा दिया हुआ है, क्या संविधान में हमारे लैंग्वेज के बेस पे भेदभाव न करने का प्रावधान है, तो आप कहेंगे जी हाँ है, वो है आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है। 14, 15, 16 में लैंग्वेज वर्ड नहीं था, वहाँ प्लेस ऑफ बर्थ था, यहाँ लैंग्वेज आ गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले आर्टिकल्स देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों वही आर्टिकल 30 होता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जैसे ये जो है ना, इनका अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जहाँ पे वो अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत ज़्यादा प्रश्न आता कि माइनॉरिटी शब्द क्या संविधान ने कहा है? तो दोस्तों माइनॉरिटी शब्द संविधान में कहीं नहीं बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कहा है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स आर्टिकल 29 में कहा है, सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, माइनॉरिटी शब्द का उपयोग नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी तक फ़िलहाल इतना ही, आर्टिकल 29, 30 भी हो गया। अब आपका 31 तो मैंने बता दिया था कि कैंसिल हो गया है, मतलब रिपील कर दिया गया है। अब ये आर्टिकल 300A में पहुंच चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 32 बचा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इसमें 4-5 रिट होते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बता दूंगा इसको भी मैं। बाकी आपका फंडामेंटल राइट्स ख़त्म ही है, कुछ नहीं बचा इसमें फंडामेंटल राइट्स में। और कुछ दोस्तों कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ाने में या कुछ प्रश्न है तो आप प्लीज़
कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा नहीं भी लग रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या कुछ दिक्कतें हैं। जैसा भी है आपका स्वागत है, आप बताइए ज़रूर और पढ़िए ज़रूर, किताबों से पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ किताब ही आपके काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।